हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोल साइंस केतम कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 7 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण पाठ पर आधारित एक स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो। पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो की अमर कृति रिपब्लिक है। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय एवं उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का मानना है कि न्याय का गुण अस्थायी होता है, व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित। व्यक्तिगत न्याय के संबंध में प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा के 3 गुण इंद्रिय तृष्णा, शांति और बुद्धि जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करते हुए राज्य के 4 गुण बतलाता है: बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो कहता है कि बुद्धिमत्ता शासक वर्ग, साहस सैनिक वर्ग और संयम उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधि होता है। प्लेटो के शब्दों में इन तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इस दृष्टि से प्लेटो का न्याय सिद्धांत हिंदू दर्शन के स्वधर्म पालन के सिद्धांत के निकट है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं: पहला, नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, न्याय जीवन का आंतरिक एवं संतुलित तत्व। न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें जीवन में अति की जगह संतुलन अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरा पॉइंट, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसके अनुसार मानवीय जीवन को अपने स्वभाव और गुण के अनुकूल कार्य में लगाना चाहिए। इस आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य विशिष्टता में यह बात भी सम्मिलित है कि व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा पॉइंट, अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के
विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता सिद्धांत को अपनाने का उद्देश्य वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता नहीं वरन एकता उत्पन्न करना था। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं। 5वां पॉइंट, दार्शनिक शासक। न्याय प्राप्ति हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो ने दार्शनिक शासक कहा है। आलोचना। यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी और महत्वपूर्ण रही हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। पहला, कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा। प्लेटो न्याय का प्रतिपादन कानूनी धारणा की जगह नैतिक धारणा के रूप में किया है। कानून और नैतिकता में अंतर होता है और प्लेटो ने इस अंतर को दृष्टि में नहीं रखा है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। तीसरा पॉइंट, दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। प्लेटो ने शासन की सभी शक्तियां दार्शनिक वर्ग के हाथों में सौंप दी है। एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने से राज्य में भ्रष्टाचार फैलता है। कहा भी गया है, असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। तीसरा पॉइंट, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है और इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति की अन्य योग्यताओं या सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता और इसके अभाव में समाज का सर्वांगीण विकास भी असंभव है। चौथा पॉइंट, वर्तमान राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य हुआ करते थे, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों होती है। अतः इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य निश्चित कर पाना संभव नहीं है। 5वां पॉइंट, वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। इसके विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि न्याय से सामान्यतया हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है, किंतु प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराया है। न्याय के नाम पर वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। निष्कर्ष, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में प्रचलित था, उनके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया। प्लेटो का मानना है कि
प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होना ही न्याय है। यह एक सही सिद्धांत है और कोई भी श्रेष्ठ सिद्धांत इसी पर आधारित हो सकता है। प्लेटो के न्याय की धारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटो के शब्दों में न्याय राज की प्राणवायु है। यहीं पर यह लेसन ख़त्म होता है। धन्यवाद।